Hello dear students, welcome back to our channel Study Shark. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. Dear students, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो है कवर करा था हमारा रेस्पिरेशन वाला पार्ट. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स. वे सब मैं फटाफट करूँगी डियर स्टूडेंट ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर सकें. So visit a health care center in your locality and find out what is the normal range of hemoglobin content in human beings. Is it the same for children and adult? Is there any difference in hemoglobin levels for man and women? Visit the veterinary clinic in your locality. Find out what is the normal range of hemoglobin content in animals like buffalo and cow. Is this content different in calves, male and female animals? Compare the differences seen in male and female human beings and animals. What would the difference, if any, be explained? If we have seen in the previous section that blood transports food, oxygen and blood waste materials in our body. तो हमने देखा था प्रीवियस सेक्शन में कि जो ब्लड है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल्स इन आवर बॉडी. इन नाइन्थ वी हैव लर्नड अबाउट ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. मैंने क्या बताया था, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ये ब्लड जो है कनेक्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है, आपने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यूज इन क्लास 9 टिश्यूज वाले चैप्टर में. ठीक है, उसमें क्या क्या पढ़े थे, उसमें आपने कनेक्टिव टिश्यूज पढ़े थे, नर्वस टिश्यू पढ़े थे, है ना. इस तरह का एक दो और पढ़े थे, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था. तो वो सब टिश्यूज में कनेक्टिव टिश्यू भी एक था. तो ब्लड इज कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड. तो ब्लड जो है एक फ्लूइड मीडियम कंटेन करता है जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें सेल्स जो है सस्पेंडेड होते हैं. प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट डिजॉल्व इन फॉर्म. प्लाज्मा क्या करता है, प्लाज्मा क्या कहता है, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म. ऑक्सीजन इज कैरीड एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड. ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिसमें कॉर्पस्कल्स, जिसमें बेटा आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. मैनी अदर सब्सटेंसेज लाइक सॉल्ट आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड. और भी बहुत सारे सब्सटेंस जैसे सॉल्ट भी जो है ब्लड द्वारा ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. वी डस्ट नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी. Network of tubes to reach all the tissues and a system in place to ensure that these networks can be repaired if damaged. So तो ये जो है सारे जो ये भी हैं ब्लड के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होते हैं. तो इसलिए हमें क्या चाहिए, पंपिंग ऑर्गन चाहिए टू पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी एंड अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू रीच ऑल द टिश्यू एंड सिस्टम इन प्लेस टू इंश्योर दैट दिस नेटवर्क इज रिपेयर्ड इफ डैमेज. ठीक है, अब हम आते हैं द पंपिंग हार्ट. बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा ये चीज़. आपको ये जो आपका पूरा एक पैराग्राफ है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. और एनसीईआरटी ने वो एक पैराग्राफ में आपको पूरा हार्ट की फंक्शनिंग समझा रखी है. ध्यान से देख लो. डायग्राम जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले क्या दे रखा है, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज बिग एज आर फिस्ट. ये लाइन याद होनी चाहिए. देखो, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि इतना ही बड़ा है जितना हमारी फिस्ट होती है. ठीक है, बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड. द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स. अब क्योंकि देखो बेटा, दोनों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से ट्रांसपोर्ट करने होते हैं. इससे ब्लड के पास क्या होते हैं बेटा, 2 चैम्बर्स होते हैं. कितने चैम्बर्स होते हैं, 2 चैम्बर्स होते हैं. क्यों, ब्लड के पास जो है 4 चैम्बर्स होते हैं, डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं. क्यों होते हैं डिफरेंट चैम्बर्स, मैं आपको एनिमल्स के हार्ट की बात कर रही हूँ. जो आपका ह्यूमन हार्ट होता है उसकी बात कर रही हूँ. कुछ एनिमल्स के पास 2 ही चैम्बर होते हैं, किनके पास 3 ही होते हैं, वो मैं समझाऊंगी. ठीक है, अब ये चैम्बर्स हुए क्यों, ये चैम्बर्स इसलिए हैं ताकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में. क्योंकि हम नहीं चाहते कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड के साथ मिक्स हो. तो इसलिए अलग करने के लिए हार्ट के पास देयर आर 4 चैम्बर्स. ठीक है, टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड. द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव. तो कार्बन रिच ब्लड को जो है डिस्टेंस लंग्स के पास पहुँचना होता है ताकि कार्बन ऑक्साइड को हम जो है रिमूव कर सकें. एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैव टू बी बॉट बैक टू द हार्ट. और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लंग्स में, उसको हमें जो है हार्ट के पास वापस लाना होता है. दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प टू रेस्ट ऑफ द बॉडी. अब ये जब हार्ट के पास बेटा आ जाता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, तो फिर ये पूरी बॉडी में जो है फिर क्या किया जाता है, भेजा जाता है. वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप. ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर्स इनटू अ थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ हार्ट ऑन लेफ्ट. तो जब ऑक्सीजन रिच ब्लड बेटा अब क्या करता है, अब लंग्स के थ्रू वो एक अपर चैम्बर में आता है हार्ट के, जो कि लेफ्ट साइड का है. उसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम में आपका आता है. तो द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग द ब्लड. अब लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करता है, मतलब वो खाली ऐसे रिलैक्स होता है वो जब ब्लड कलेक्ट कर रहा होता है. और ब्लड कलेक्ट करने के बाद
वो जो है क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट करता है मतलब दबता है, उसका सरफेस दबता है, तो फिर क्या होता है, ब्लड आपका नीचे जाता है। कौन से वाले वेंट्रिकल, कौन से में, लेफ्ट वेंट्रिकल वाले चैम्बर में। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर भी जब कलेक्ट कर रहा था तब ये रिलैक्स ही था। उसके बाद फिर जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल वाला जो चैम्बर है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये दबाएगा ब्लड को, तो फिर क्या होगा, ब्लड पूरी बॉडी में पंप होगा। और यही रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन आपके सारे पाइप्स में, सारे ब्लड वेसल्स में चलती रहती है। इसको ही हम लोग ने क्या बोला था, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बोला था, जो मैंने आपको बताया था ना कि ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हमने पढ़ा था, रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, पर वो फूड के उसमें हो गया, फूड के कंटेक्स्ट में, पर मैं आपको हार्ट में बता रही हूँ, इसमें भी रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन चलते रहते हैं। तो द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग द ब्लड, इट देन कॉन्ट्रैक्ट, व्हाइल द नेक्स्ट चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेस सो दैट ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स टर्न, ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी। नॉट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है बेटा, जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो है बॉडी से आता है फ्रॉम द अपर चैम्बर ऑन द राइट, ये राइट एट्रियम से आता है बेटा, ठीक है। राइट एट्रियम में आ गया, पूरी बॉडी ने जो है ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करा और फिर इसको राइट एट्रियम में पहुंचा दिया। राइट एट्रियम में पहुंचाने के बाद बेटा, राइट एट्रियम जब इस ब्लड को ले रहा होता है तब वो रिलैक्स होता है, ठीक है। एज इट रिलैक्सेस द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है ना। एज इट रिलैक्सेस तो मतलब जब वो रिलैक्स होता है तब उसने ब्लड कलेक्ट कर दिया ना। एज द राइट एट्रियम रिलैक्सेस द कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स, राइट वेंट्रिकल जो है क्या करता है, वो जो है रिलैक्स करता है, वो ब्लड को कलेक्ट करता है। अब ये ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में आ गया, विच इन टर्न्स पम्प्स द ब्लड इनटू वेरियस लंग फॉर ऑक्सीजनेशन। और फिर ये जो राइट वेंट्रिकल है बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को जो है लंग्स में वापस भेजता है, और फिर लंग्स के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जो है अपने नॉस्ट्रल्स के थ्रू जो है एक्सहेल करते हैं, ठीक है। सो सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पम्प द ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स दे हैव थिकर मसल्स वॉल, क्योंकि देख रहे हो ना वेंट्रिकल का काम हमेशा क्या है, ब्लड को ऑर्गन्स में भेजना। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा था, ब्लड को सारे ऑर्गन्स में भेजा था। राइट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, ब्लड को लंग्स के पास भेज रहा है ना। तो ऑर्गन में भेजते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल का काम ऑर्गन्स में ब्लड को भेजने का होता है, इसलिए बेटा इनके पास क्या होती है, इनके पास थिकर मसल वॉल्स होती हैं देन आर्टरिया डू। सो the valves ensure that blood does not flow backwards or when artery or ventricle contract। और वाल्व क्या इंश्योर करती है, जो वाल्व उसमें प्रेजेंट होती है, वाल्व बेटा वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होती है, ये इंश्योर करती है बेटा, वाल्व इंश्योर दैट ब्लड वेन्स में प्रेजेंट होती है, जो आपका वाल्व होती है, ये इंश्योर करती है कि ब्लड जो है बैकवर्ड या फिर बैकवर्ड फ्लो ना करे व्हेन एट्री और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि बैकवर्ड ब्लड ना जाए जब ये एट्री और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे। बैकवर्ड क्यों नहीं जाए कहते हैं, क्योंकि बेटा अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैकवर्ड चले जाएगा तो वापस बॉडी में मिक्स हो जाएगा, इसलिए उसको रोकने के लिए आपकी वेन्स में जो है वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर बेटा, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। The separation of right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing, यानी कि आप उसको मिक्स करने से जो है बचा सकते हो। So such separation allow highly sufficient supply of oxygen to our body. This ensures animals that have high energy needs such as birds and mammals which constantly use energy to maintain their body temperature. The in animals that do not use energy, यानी कि ऐसे एनिमल जिनको एनर्जी की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा, द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट। तो क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर में डिपेंड करता है, तो सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो इसलिए बेटा जो ये बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे एम्फीबियंस या मैनी रेप्टाइल, इनके पास 3 चैम्बर्स हार्ट होते हैं, बिकॉज दे कैन टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स। क्यों, देखो इन एनिमल्स, दीज एनिमल डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस। किस पर्पस के लिए एनर्जी यूज़ नहीं करते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनर्जी यूज़ नहीं करते हैं। तो द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। सच एज एनिमल्स आर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्या है, फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्स टू देयर हार्ट। अब जो फिशेस होती हैं बच्चा दूसरे एंड में, तो इनके पास केवल 2 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, ठीक है। द ब्लड इज पम्प्ड इनटू द गिल्स
ब्लड जो है बेटा गिल्स में पंप किया जाता है। सबसे पहले जो है फिशेस जो है ऑक्सीजन लेती हैं, और ऑक्सीजन जब वो ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं तो वो जो ऑक्सीजन सीधे गिल्स में भेजी जाती है, गिल्स उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है। और ब्लड कहाँ पे पंप होता है? गिल्स में। तो फिर ब्लड जो है एक ही बार फ्लो होता है और गिल्स से वो पूरी बॉडी में फ्लो हो जाता है। तो इनके उसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो है। सो क्योंकि जब फिश मुँह से एयर लेती है तो वो सिर्फ ऑक्सीजन को ही गिल्स के पास भेजती है, ठीक है। सो फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 chambers to their heart, and the blood is pumped to the gills, is oxygenated there and then passed directly through the rest of the body. Thus blood goes only once through the heart in the fish during one cycle of passes through the body. On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle on other vertebrates. तो बेटा और हार्ट में आपने देखा होगा कि वो 2 बार जाता है, क्योंकि देखो ब्लड क्या कर रहा है, ब्लड आपका पहले लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे लेफ्ट एट्रियम से आगे लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, वहाँ से पूरी बॉडी में गया, बॉडी से आगे फिर से राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, फिर जो है लंग्स में गया, फिर एक्सलेशन हुआ। तो ये प्रोसेस में आप देखोगे ब्लड 2 बार एंटर कर रहा है हार्ट में। एक तो लंग्स से जब ऑक्सीजन आ रही है तब लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर रहा है, और जब वापस से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो ऊपर लंग्स के पास भेजना है तो उस समय राइट एट्रियम में एंटर कर रहा है। तो 2 बार क्योंकि एंटर कर रहा है, तो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। सो इसमें बेटा ज़्यादा हम एनिमल्स हम ह्यूमन बींग्स के साथ ये होता है, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, बहुत सिंपल था। और ये देखो ये डायग्राम सब बच्चों को याद होना चाहिए। देख लो यहाँ पे देखो लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से देखो आपकी ये जो एक आप आर्टरी देख रहे हो अयोटा, अयोटा कौन सी होती है बेटा? अयोटा आपकी वो वाली आर्टरी होती है जो पूरी बॉडी में पंप करती है किसको? ब्लड को। और जो पल्मोनरी वेन होती है बेटा, पल्मोनरी वेन जो है क्या करती है? फ्रॉम लंग्स, पल्मोनरी वेन वो वेन होती है बेटा जो सब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है हार्ट के पास, ठीक है। समझ में आ गया बेटा सबको? पल्मोनरी वेन इज द लार्जेस्ट आर्टरी। और वेना कावा देख लो, वेना कावा इज द वेन जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम के पास लाती है। फिर जो आपका राइट वेंट्रिकल है उससे जो ये वेन उससे जो ये आर्टरी है इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट के पास जाती है, ठीक है। तो ये आप ये चीज़ याद रखो बेटा, ये आपसे पूछा जा सकता है कौन सी हार्ट के पास जाती है कौन सी नहीं आती है, याद होना चाहिए, ठीक है। और ये कैपिलरीज है बेटा, आपके थिन ब्लड वेसल्स होती हैं जो आप देख पा रहे हो, वेन्स आर्टरी आपने देख ली है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है? हमारा ब्लड प्रेशर है। क्या है? ब्लड प्रेशर है। सो क्या दिया है? द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वेसल इज नोन एज ब्लड प्रेशर। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द वेसल्स, वॉल्स ऑफ द वेसल यानी कि ब्लड वेसल्स की वॉल्स में जो फोर्स ब्लड एक्सर्ट करता है बच्चे, उसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन। क्यों है बेटा? क्योंकि आर्टरीज जो है बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी में पंप कर रही होती है, वेन्स तो ला रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के समय जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है पूरी बॉडी में ब्लड भेजने के लिए, तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा सिस्टोलिक प्रेशर। और ये प्रेशर आर्टरी में ड्यूरिंग और जो प्रेशर आर्टरी में होता है बेटा ड्यूरिंग वेंट्रिकली डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन के समय, इस प्रेशर को बेटा हम लोग कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 मिलीमीटर ऑफ Hg यानी कि आपका मर्क्यूरी, और डायस्टोलिक प्रेशर बेटा 80 mm ऑफ Hg यानी कि आपका मर्क्यूरी, ठीक है। मर्क्यूरी से नापते थे पहले से, अब तो अभी मशीन आ गई डिजिटल वाली, ठीक है। सो यहाँ पे देख लो बेटा आपको दिया है इस तरह रबर ग्रिप है जो कि एयर से इन्वेंटेड होती है और वो इस तरह होता है, ठीक है बेटा। सब चीज़ वो दबाता है आपका, ठीक है। स्टेटोस्कोप, ये चीज़ें याद रख लो। ब्लड वेसल इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल क्या दिया देखो स्पिग्मोमैनोमीटर, इसका नाम याद रख लेना, पेपर में आ सकता है, ठीक है। स्पिग्मोमैनोमीटर। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन, क्योंकि जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको हम लोग हाइपरटेंशन भी कहते हैं। एंड इट इज कॉज बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स के कंस्ट्रक्शन की वजह से एक कॉज होता है विच रिजल्ट इन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। इसकी वजह से क्या होता है बेटा? ब्लड फ्लो में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? हिंड्रेंस, है ना। तो हिंड्रेंस आ जाता है ब्लड के फ्लो में। कैसे आएगा? क्योंकि आपकी आर्टरियोल जो है कंस्ट्रक्ट हो गई है ना, दब गई हैं,
पे वो हो गई है, या फिर आपकी जो है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर होता है, कभी फट जाती हैं, तो इससे जो है आपका ब्लड अच्छी तरह एफिशिएंटली जा नहीं पाता है। सो इट कैन लीड टू रप्चर ऑफ आर्टरीज एंड इंटरनल ब्लीडिंग। तो ये समझ में आ गया बेटा। अब देखो नेक्स्ट है आपका द ट्यूब्स ब्लड वेसल। अब देखो ट्यूब्स में आते हैं, तो देखो आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज कौन सी वेसल्स है? आर्टरीज बच्चे वो वेसल्स हैं जो कि ब्लड को हार्ट से वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? देखो ये बात याद रखो, आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम अवे फ्रॉम द हार्ट, जो कि हार्ट से अवे ले जाते हैं ब्लड को टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। सिंस ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर अ हाई प्रेशर, आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। क्योंकि बेटा ब्लड जो है बहुत हाई प्रेशर में आता है, इसलिए आर्टरीज के पास थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं। वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, सो दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर द प्रेशर। वो आराम से ला रहे होते हैं लेकिन उनके पास वाल्व होता है, बट द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। इंस्टेड दे हैव वॉल्व्स दैट इंश्योर दैट ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, वो पीछे को ना आए। ठीक है, सो ऑन reaching the organ or a tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring blood in contact with all the individual सेल। तो वो छोटी छोटी चीज़ों में बढ़ जाती हैं, छोटी छोटी वेसल्स में बच जाते हैं ताकि हर एक सेल तक ब्लड पहुंच जाए। द स्मॉलेस्ट वेसल हैव वॉल्स विच आर ओनली वन सेल थिक। और जो स्मॉलेस्ट वेसल्स होती हैं बच्चे, उनके पास जो वॉल्स होती है सिर्फ एक सेल थिक होती हैं, और इनको हम लोग क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। दे आर कॉल्ड कैपिलरीज। Exchange of material between blood and the surrounding cell take place across the thin wall. Exchange of materials जो भी होता है ये इसी के थ्रू जो है लिया जाता है। जैसे जो आपका सेल है, इसने कोई भी वेस्ट जनरेट करा CO2 वगैरह, तो CO2 को डिजोल्व कराएंगे कैपिलरीज में, फिर वो कैपिलरीज से वो वेन्स के थ्रू जो है CO2 हमारी चलेगी। Exchange of material between blood and the surrounding of the cell takes place across the thin wall. The capillaries then join together to form veins with that convey the blood away from the organ or tissues. फिर देखो कैपिलरीज बेटा जॉइन होकर क्या बना देती हैं? वेन्स बनाती हैं जो कि ब्लड को ऑर्गन्स या टिश्यूज से दूर ले जाती हैं। ठीक है, अब देखो मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। अब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो अब आपसे क्या लिखा है? देखो what happens if the system of the tube develops a leak। अब देखो बेटा आपके आराम से हर चीज़ हो रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, हर चीज़ हो रहा है, पर क्या होगा अगर आपका सिस्टम ने लीक डेवलप कर दिया, यानी कि एक छेद हो गया या कुछ इस तरह की चीज़ हो गई। थिंक अबाउट अ सिचुएशन व्हेन वी इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। तो अब आप वो सिचुएशन में सोचो जब आप इंजर्ड, जब आपको चोट लग जाती है और आपके हाथों से पैरों से मतलब खून निकलने लग जाता है। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी minimized. In addition, leakage would lead to loss of pressure which would reduce the efficiency of pumping system। ये बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा देखो, to avoid this blood cells which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at these points of injury। यानी कि सबसे पहले तो लॉस ऑफ ब्लड को बचाना है। ठीक है, लॉस ऑफ ब्लड को मिनिमाइज करना है, सबसे पहला रीजन। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड इन द सिस्टम हैज टू बी मिनिमाइज। एंड दूसरा रीजन है द लीकेज वुड लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट आपका है लिम्फ। There is another type of fluid also involved in transportation. This is called lymph or tissue fluid. अब देखो एक और टाइप का फ्लूइड हमारा ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लिम्फ फ्लूइड कहते हैं, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो? टिश्यू फ्लूइड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? टिश्यू फ्लूइड भी कह सकते हो। So there is another type of fluid which is involved in transportation. This is called lymph or tissue fluid. So this through the pores present in the walls of capillaries, क्योंकि कैपिलरीज की वॉल वन सेल थिक होती है, तो कुछ मटेरियल जो है छूट जाता है, कुछ मटेरियल नीचे गिर जाते हैं। तो आपसे यहाँ पे क्या बोला है? through the pores present in the walls of capillaries, some amount of plasma, proteins and blood cell escape into the intercellular spaces of tissues to form a tissue or fluid or a lymph। ठीक है, so it is similar to the plasma of the blood but colorless and contains less protein। तो ये भी प्लाज्मा की तरह ही होता है पर कलरलेस होता है और लेस प्रोटीन कंटेन करता है। प्लाज्मा कैसा था? थोड़ा पेल येलो कलर का होता है। ठीक है, lymph drains into lymphatic
capillaries from the internal spaces which joins to form large lymph vessels which finally opens into larger veins. So lymph carries digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular spaces back to the blood. ठीक है, तो समझ में आ गया लिम्फ का फंक्शन इसका ज़्यादा नहीं है और कम ही क्वेश्चन पूछते हैं इससे. अब आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आता ही नहीं है और आप बेकार से आंसर लिख के आ जाते हैं. So we have discussed earlier how plants take simple compounds such as CO2 and photosynthesize energy stored in their chlorophyll containing organs, namely leaves. The other kinds of raw materials needed for building plant bodies will also have to be taken separately. For example, for plants, the soil is the nearest and richest source of raw materials like nitrogen, phosphorus, other materials. So the absorption of these substances therefore occurs through the part in contact with the soil, namely root. तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे तो फॉर प्लांट द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स. सबसे पहले ये बताओगे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स. तो द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस देयरफॉर अकर्स थ्रू द पार्ट कॉन्टैक्ट विद द सॉइल. और कौन सा पार्ट प्लांट का कॉन्टैक्ट होता है जिसका सॉइल में, वो कौन सा पार्ट है? वो है हमारा प्यारा सा रूट. ठीक है. सो अब नेक्स्ट क्या दिया आपको? नेमली रूट. इफ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन्स एंड द क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स इज स्मॉल. अगर डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन्स, कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन्स और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स जो है बहुत स्मॉल है, देन एनर्जी एंड द रॉ मटेरियल्स कैन इजीली डिफ्यूज. क्योंकि सिस्टम स्मॉल है तो आराम से हाई कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन में चले गया. पर अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, easily diffused to all parts of the body. But if these distance become large because of changes in the plant body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw materials in leaves and energy in रूट्स. तो इस वजह से जो है ये जो है रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे. तो द प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयरफॉर नेसेसरी इन सच सिचुएशन. इसलिए प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें चाहिए होता है. अगर क्वेश्चन आता है ट्रांसपोर्ट क्यों चाहिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तो ये रीज़न लिखोगे. अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, एनर्जी नीड्स डिफर फ्रॉम बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन. तो एनर्जी नीड्स जो है आपकी डिफर यानी कि डिफरेंट होती रहती है विद डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन. प्लांट्स डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडीज हैव लार्ज प्रपोर्शन ऑफ डेड सेल. प्लांट जो है डिस्टेंट मूव नहीं करते हैं क्योंकि प्लांट बॉडीज के पास लार्ज प्रपोर्शन ऑफ डेड सेल्स होता है इन मैनी टिश्यूज. एज अ रिजल्ट प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स. इस वजह से प्लांट्स की जो एनर्जी नीड्स होती है वो बहुत कम होती है. प्लांट्स को इतनी हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए ही नहीं होती है. ठीक है. एंड कैन यूज़ रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. क्वेश्चन आता है कि स्लो ट्रांसपोर्टेशन क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि भैया उनके पास ज़्यादातर डेड सेल्स होते हैं, उनके ज़्यादातर जो टिश्यूज़ होते हैं और डेड होते हैं, इस वजह से उनकी लो एनर्जी नीड्स होती है और वो स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज़ कर सकते हैं. तो द डिस्टेंसेज ओवर विच द ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट सच एज टॉल ट्रीज. ठीक है. तो समझ में आ गया ये चीज़ आपको. प्लांट transport system will move energy stored from leaves and raw material from roots. These two pathways are constructed as independently organized conducting tissues. तो ये जो आपके pathways होंगे constructed independently organized conducting tubes, one is xylem which is transport water and minerals from the soil, and another is phloem which transport product of photosynthesis from leaves to the from the leaves where they are synthesized to other parts of the plant. So we have studied the structure of these tissues detail in class 9. तो आपने डिटेल में पढ़ा है जाइलम के पार्ट्स, जाइलम फाइबर, जाइलम वो ट्रे जो भी होते हैं वो आपके ट्रेकिया हो गया. ट्रेकिया होता है ना बेटा, ट्रेकियाइट्स होते हैं बेटा, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जाइलम फाइबर्स होते हैं, और फ्लोएम में बेटा फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, और आपका जो है वो होता है क्या कहते हैं उसको, फ्लोएम जो है आपका फ्लोएम वेसल, सीव ट्यूब्स होते हैं, सीव सेल्स होते हैं. ये सब पढ़ा था ना क्लास 9 में. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर देख लो सबसे पहले. सो जाइलम टिश्यू, वेसल्स एंड ट्रेकियाइट्स ऑफ रूट्स. तो जाइलम टिश्यू हो गया, वेसल्स हो गए और ट्रेकियाइट्स हो गए रूट सिस्टम के. एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल रीचिंग ऑल प्लांट्स ऑफ द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. एट द रूट सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेकअप्स आयन. तो जो सेल होता है, पहला तो देखो बेटा ये है आपका
तो जो सेल्स होते हैं बेटा कॉन्टैक्ट में सॉइल के, वो एक्टिवली आयंस लेते हैं. दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन रूट एंड सॉइल. तो इस वजह से रूट और सॉइल में जो आयंस की कंसंट्रेशन होती है उसमें डिफरेंस आ जाता है. तो एट द रूट सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद सॉइल एक्टिवली टेक्स आयन. तो एट द रूट जो सेल्स होते हैं बेटा सॉइल के डायरेक्ट कंसंट्रेशन में वो आयंस को फट से ले लेते हैं, है ना. तो दिस क्योंकि सॉइल में आयंस प्रेजेंट है तो आयंस फट से ले लेंगे, डिफ्यूजन होगा. दिस क्रिएट डिफरेंस इन कंसंट्रेशन आयंस इन रूट एंड सॉइल. इससे रूट और सॉइल की कंसंट्रेशन ऑफ आयंस में डिफरेंस आ जाता है. देयरफॉर वाटर देयरफॉर मूव्स फ्रॉम रूट मूव्स इनटू रूट फ्रॉम सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस. तो इस वजह से वाटर होता है वो आपके सॉइल से रूट की तरफ मूव करता है ताकि जो डिफरेंस है इसको रिमूव कर सके. क्योंकि अब उसमें आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी भेजेंगे ना ताकि उसकी मिनिमाइज हो सके, वो क्या कहते हैं एलिमेंट हो सके वो डिफरेंस. तो दिस मीन्स दैट देयर इज स्टेडी मूव ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडीली पुश्ड अपवर्ड्स. और इस तरह वो वाटर धीरे धीरे ऊपर की साइड जो है भेजा जाता है. हाउएवर द प्रेशर बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू इनफ टू मूव द वाटर ओवर द हाइट्स that we commonly see in plants. Plants use another strategy to move water in the xylem upwards to the highest points in the plant body. अब highest point in the plant body में पानी बचाने के लिए क्या क्या करेंगे, ये तो थोड़ा बहुत पहुँचा लेगा हमारा, लेकिन हमें और प्रेशर चाहिए ना ताकि हाईएस्ट पॉइंट में पहुँचे. तो प्रोवाइडेड दैट प्लांट हैज़ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर विच इज लॉस्ट ड्यू टू स्टोमेटा थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस बाय द वाटर फ्रॉम द xylem वेसल्स इन द लीफ. तो अब जब आपका फोटोसिंथेसिस होती है तो स्टोमेटा के पोर्स जो ओपन होते हैं तो उससे क्या होता है कि भैया क्योंकि हीट है लाइट है तो उससे क्या होगा, वो पानी को ऊपर खींचेंगे, है ना. खींचेंगे नहीं खींचेंगे क्योंकि बेटा ट्रांसपीरेशन होगा. तो इस वजह से जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसका लॉस है. ट्रांसपीरेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपका वाटर जो है हर पार्ट तक पहुँच पाता है. ठीक है. So in fact evaporation of water molecules from the cells of the leaf creates a suction which pulls water from xylem cells to the xylem cells of the root. So the loss of water in the form of vapor from the aerial parts of plant is known as transpiration. See, those loss of water from the in the form of vapor from aerial parts of the plant is known as transpiration. उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं. तो अब देखो नेक्स्ट क्या दिया बेटा, नेक्स्ट क्या दिया है, does transpiration help in absorption? Transpiration help in absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to leaves. तो इसलिए बेटा ट्रांसपिरेशन किस में हेल्प करता है, absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to leaves. ठीक है. तो ट्रांसपिरेशन में रूट से लीव में जो है अपवर्ड मूवमेंट वाटर का करवाने में मदद करता है. एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन इट फ्रॉम रूट्स टू लीव्स. सो इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन. ट्रांसपिरेशन के और कौन से बेनिफिट हैं, पहला टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है. सो द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर ऑफ वाटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट. रूट प्रेशर आपने नाइट में करवाया सही है क्योंकि नाइट में सनलाइट नहीं है तो नाइट में यही चीज़ हो सकती है कॉन्सेंट्रेशन वाला डिफरेंस वाला एलिमिनेट करने के लिए. लेकिन ड्यूरिंग द डे जब आपका सनलाइट प्रेजेंट है, स्टोमेटल पोर ओपन है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो जो इवेपोरेशन वाला आपका ये है ट्रांसपिरेशन वाला, ये बहुत अच्छा इससे चीज़ है क्योंकि इसमें क्या होगा, बिकॉज स्टोमेटल पोर आर ओपन सो ड्यू टू हीट द वाटर विल टेंड टू इवेपोरेट एंड बिल्कुल वाटर विल टेंड टू इवेपोरेट सो दैट विल क्रिएट अ सक्शन पुल विच विल पुल द वाटर फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट टू द अपवर्ड साइड टूवर्ड्स द लीफ. तो ये चीज़ आप लिख नहीं सकते हो इतना छोटी सी. ड्यूरिंग द डे व्हेन स्टोमेटल पोर्स आर ओपन द ट्रांसपिरेशन पुल बिकम्स अ मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द एनवायरनमेंट ऑफ द वाटर इन द मूवमेंट ऑफ द वाटर इन द जाइलम. ठीक है. तो उस समय ट्रांसपिरेशन पुल जो है एक मेजर ड्राइविंग फोर्स जो है बन रहा है. क्लियर. अब नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस. अब फूड और अदर सब्सटेंस का कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे. मैंने कहा फूड का ट्रांसपोर्ट के लिए बेटा हमेशा हमें क्या लगता है, फ्लोएम लगता है. ठीक है. So far we have discussed transport of water and minerals in the plants. Now let us consider how products of metabolic process, particularly photosynthesis, are moved from leaves where they are formed. क्योंकि leaves में बेटा फॉर्म होंगे क्योंकि leaves में क्लोरोफिल है तो अब उसको और पार्ट्स में पहुंचाना होगा ना, रूट्स और वाली जगहों में. So the transport of soluble product of photosynthesis is called translocation. जब soluble product का बेटा ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, ठीक है, soluble products of photosynthesis are transported, so this is called translocation. It occurs in the part of the vascular tissue. It occurs in the part of the vascular tissue. Vascular tissue क्या होता है बेटा, vascular tissue is a tissue that is made of xylem and phloem both. So
known as phloem. Beside products of photosynthesis, the phloem transport amino acid. Product of photosynthesis को छोड़ के, जो कि product of photosynthesis क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस होते हैं आपके ग्लूकोज, ऑक्सीजन, यही तो होता है कुछ कुछ प्रोडक्ट में वाटर, ये कुछ मिलता है आपको प्रोडक्ट। तो ये जो है ये तो ट्रांसपोर्ट होते ही हैं, पर इसके अलावा एमिनो एसिड और अदर सब्सटेंस भी आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो these substances are specially delivered टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ द रूट। इनको हम लोग ज़्यादातर कहाँ पे डिलीवर करते हैं, जो कि स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं रूट के, वहाँ पे, फ्रूट्स एंड सीड्स एंड टू द ग्रोइंग organs. The translocation of food and other substances take place in the sieve tube. Translocation बेटा यानी कि transport of products of photosynthesis in the which are soluble in water. These soluble products of photosynthesis is known as translocation. और ये ट्रांसलोकेशन की जो प्रोसेस होती है ये कहाँ पे टेक प्लेस करती है, सीव ट्यूब में, विथ द हेल्प ऑफ एडजेसेंट एंड कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स की मदद से, कंपेनियन सेल्स पढ़ा था ना, फूड स्टोरेज, इन सब में काम आता है। बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड और दोनों डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शनल होता है आपका जो ये होता है बेटा फ्लोएम, ये जो है दोनों डायरेक्शन जो है फॉलो करता है, और जाइलम बेटा एक ही डायरेक्शन में जाता है, ओनली इन वन डायरेक्शन, और जो फ्लोएम है बेटा दोनों ही डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम विच कैन बी एक्सप्लेन बाय सिंपली फिजिकल फोर्सेस। फिजिकल फोर्सेस यानी कि ट्रांसपिरेशन और इस तरह के इवेपोरेशन। ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। ट्रांसलोकेशन में बेटा क्या होता है, आपकी एनर्जी को आप लोग यूटिलाइज करते हो। मटेरियल्स लाइक सुरकोज विच इज ट्रांसफर टू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द एटीपी। दिस इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इन टू इट। तो इस वजह से क्या होता है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो टिश्यू का, वो जो है वाटर को वो जो है कॉज करता है वाटर को उसमें जाने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान से समझो। मटेरियल्स लाइक सुरकोज इज ट्रांसफर टू द फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी, यानी कि एटीपी से एनर्जी यूज़ करी और इससे हम लोग ये सुरकोज जैसे मटेरियल को जो है फ्लोएम टिश्यू में जो है ट्रांसफर करेंगे। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इन टू इट। Now this pressure moves the material in the phloem tissue to which we have less pressure. This allows phloem to move material according to the plant's need. For example, simple sugar stored in the root or stem tissue would be transported to the buds which need energy to grow. क्लियर बेटा, तो ये चीज़ आपको मेंशन करनी है। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग क्या है, मैंने बताया हार्ट है ना, सबसे बड़ा तो हार्ट ही आपका जो है हर चीज़ करता है। और हार्ट में भी जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। हार्ट में आपका पूरा हार्ट हो गया, फिर आपकी ये कैपिलरीज, वेन्स और जो ये सारी चीज़ें हैं, आपकी आर्टरी हो गई, आपकी लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, ये सब आप मेंशन करोगे। फिर नेक्स्ट क्या है, इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन भी आप लिख सकते हो आराम से, क्योंकि बुक में सफिशिएंट कंटेंट दिया है। वाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड एंड ब्लड इन द मैमल्स एंड बर्ड्स? बिकॉज बच्चे मैमल्स एंड बर्ड्स हैव टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एंड require high amount of energy for this, so that's why it is very essential to separate this system so that they can gain a high amount of energy and can basically maintain their body temperature. Then next क्या, what are the components of transport system in highly organized plant? highly organized plant में components of transport system क्या होंगे, उसमें आपको पता है बेटा, जाइलम होगा, आपका फ्लोएम टिश्यू होगा, ये दोनों टिश्यू है, इन्हीं से सब खेल होगा। What are the water and minerals are transported in plants through xylem tissue? और इसमें भी दो चीज़ें, एक तो root pressure which occurs at night, in which the cells which are present, which are very near to soil, they actively take up ions, and this creates pressure ion difference, concentration of ion difference between the soil and the root cells. So to eliminate this difference, water from the soil moves into the root cells, and from root cells the water is pushed to upwards. Then during the day, the transpiration is a major driving force which drives the transports the water. So in this transpiration process, the evaporation of the water causes a suction pull, due to which the water which is present below at the root cells get transported to the upper parts of the plant. ठीक है, next how is food transported in plants? So food is transported in plants through
ऑस्मोटिक प्रेशर वाला पॉइंट लिखोगे, देन ट्रांसलोकेशन को बताओगे, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इसको मेंशन करोगे बेटा, एंड थ्रू फ्लोएम सीव सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स, इनका भी मेंशन उसमें होगा। अब नेक्स्ट आपका है एक्सक्रीशन टॉपिक। दिस इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक, वी आर गोइंग टू डू दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।